हेलो, जी बताएं। आप प्रवीण बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। प्रवीण, मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपका एक पार्सल ईरान जा रहा था, उसमें ड्रग्स था, वो पकड़ा गया है। मैंने तो कोई पार्सल भेजा ही नहीं। आपका आधार नंबर 666332 है ना? नहीं, मेरा आधार नंबर 644321 है। आप घबराइए मत, मैं भी आपको यही नंबर बता रहा हूँ, आपने शायद गलत सुन लिया होगा। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। इस ऑर्गेनाइज्ड गिरोह पे कोई सरगना है। साइबर स्लेवरी एक टर्म है। इस तरीके से विक्टिम को मैनिपुलेट करते हैं कि वो मजबूर हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट ये होता है कि आपको एक स्पेस में कन्फाइंड किया जाता है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसका उद्देश्य है आपको जागरूक करना। मैं हूं आपके साथ अदिति नागपाल गिरोत्रा। मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर भी मेरे साथ मौजूद हैं और आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे वो है डिजिटल अरेस्ट। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे खास गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है डीसीपी इफ्सो हेमंत तिवारी जी, दिल्ली पुलिस। स्वागत है आपका सर। थैंक यू मैम। जो साइबर ठगी के मामले होते हैं उनमें अगर दिल्ली में कोई सबसे बड़ी एक यूनिट है वो है इफ्सो और उसको हैंडल करते हैं हेमंत तिवारी। तो ये वो शख्स हैं जो आपको ऐसे मामलों की बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे और जो दर्शक यहाँ पर बैठे हैं उनके साथ साथ में जो हमें देख रहे हैं वो इनकी बताई हुई जानकारियों को नोट करें, क्योंकि कई लोग जो हैं वो देश में लगातार साइबर ठगी के मामलों के शिकार हो रहे हैं और ऐसे में ये जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी अहम है। तो डीसीपी सर से ही बातचीत की शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगी आसान और सरल शब्दों में कि डिजिटल अरेस्ट है क्या। पहले बात तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ लीगली तौर पे नहीं होती है। ना तो हमारे जो पुराने कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, उसमें डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान था, ना अभी जो हमारे नई आई है भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें कोई डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान है। लेकिन दर्शकों को बताने के लिए कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी स्कैमस्टर आपको किसी भी प्रीटेक्स्ट पे कांटेक्ट करता है। यूजुअली आपके पास एक आईवीआर जो वॉइस रिकॉर्डेड कॉल होता है, कंप्यूटराइज्ड कॉल, वो आता है और उसमें कोई कंप्यूटर रिकॉर्डेड वॉइस आपको बताती है कि हम टीआरएआई से बोल रहे हैं, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, या हम कस्टम से बोल रहे हैं, या हम आरबीआई से बोल रहे हैं, या हम सीबीआई से बोल रहे हैं, या ईडी से बोल रहे हैं, या वो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का नाम बताते हैं कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। अगर आप अपने मैसेज को सुनना चाहते हैं तो 9 दबाएं। बीच में अभी ये फ्रॉड आए कि जो हमारी कुरियर कंपनी है, DHFL है, फेडेक्स है, उनके तरफ से भी कॉल आते हैं। मतलब वो एक्चुअल में ये कंपनी कॉल नहीं करती, फ्रॉडस्टर कॉल करते हैं कि हम फेडेक्स से बोल रहे हैं, आपका एक पार्सल स्टक हुआ है, तो इसकी जानकारी के लिए 9 दबाएं। तो इस तरीके का कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड जो कॉल आता है, उसके बाद जो विक्टिम है हमारे, वो 9 दबा, उत्सुकतावश 9 दबा देते हैं। जब वो 9 दबाते हैं तो वहाँ पे कॉल सेंटर में कॉल ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ उनसे कोई शख्स या कोई महिला बात करती है और वो उनसे पूछते हैं कि भाई आप बताइए क्यों कॉल मतलब किया है। दे विल प्रिटेंड एज इफ़ दे आर नॉट अवेयर कि उन्होंने आपको कॉल किया। फिर जो हमारा विक्टिम है वो बताता है नहीं नहीं, मैंने आपको कॉल नहीं किया, आपकी तरफ से मुझे फ़ोन आया है और ये मैसेज सुनाई आया है, तो मैं उसमें जानकारी लेना चाहता हूँ। तो वो पूछते हैं आपका नाम बताइए, तो वो अपना नाम बताता है। फिर उसके बाद से उनका जो चीटिंग का सिलसिला शुरू होता है। सर, बेसिकली इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नोटिस करने वाली बात है कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आप सोचते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको इस तरह से समझाया जाता है कि आपका दिमाग मानने लगता है कि आप एक दुविधा में हैं और आपको हल करवाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। जी अदिति जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो ये साइकिल शुरू होता है, इसके कल्मिनेशन लगभग 35-40 मिनट में ये विक्टिम को यकीन दिलाते हैं कि आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई है और यदि आपसे नहीं हुई तो आपके कोई कागज़ हैं, आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, उसका गलत प्रयोग किसी अनजान व्यक्ति ने किया है और जिसके कारण
कोई जांच है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में शुरू हो गई है। अब इस जांच को ख़त्म कराना है। तो मैं उस जगह से आपको फिर आगे ले चलता हूं कि जब वो आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये दिक्कत है, तो जो विक्टिम है हमारा वो पुरजोर तरीके से ये बोलते क्या है? क्या ये बोलते हैं कि हम मीडिया अफसर बोल रहे हैं, या पुलिस से बोल रहे हैं, या कस्टम से बोल रहे हैं? क्या बताते हैं? ये अलग अलग तरीके का, कभी बोलते हैं कि ईडी अफसर बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं हम कस्टम से, कभी आरबीआई से, कभी हम डीएचएफएल से बोल रहे हैं, कभी हम फेडेक्स से बोल रहे हैं, कभी हम जो मुंबई क्राइम ब्रांच, लखनऊ क्राइम ब्रांच, कभी एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हर तरीके की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का नाम लेते हैं। एक आदमी को एक एजेंसी के नाम पे लिया जाता है। फिर जब आप उस कॉल टेकर को बताते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो 10 मिनट बाद बोलता है कोई बात नहीं, आपने गलती नहीं की होगी, बट शायद ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट का गलत प्रयोग हुआ है, लेकिन इस विषय में एक जांच शुरू हो गई है, तो मैं आपका कॉल क्राइम ब्रांच में, कस्टम में, जो भी नाम बताते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आप उनको अपना ऑनलाइन बयान दे दीजिए, उसके बाद ये जांच क्लोज कर दी जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि जो विक्टिम है वो एक कॉल पे ऐसा बन जाता है कि उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर पाता है? ऐसा होता क्या है? ऐसा क्या करते हैं ये लोग? बाधित करने वाला कौन सा पॉइंट रहता है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में उन्होंने बताया कि आपने गलती की है। हाँ जी। फिर जब आपने बोला कि मैंने गलती नहीं की है, तो उन्होंने ये मान लिया कि अच्छा हो सकता है आपने गलती ना की हो, आपके कागज़ का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन जैसे ही कागज़ों का दुरुपयोग हुआ है तो आदमी को ये बताया जाता है कि आप इनसे अपना एक बयान दे दें, ये मैटर क्लोज हो जाएगा। तो आदमी को ये लगता है कि ठीक है भाई, अगर धोखे से गलती से मेरा कोई कागज़ का मिसयूज़ हो गया है तो मैं क्यों ना अपनी बात करके अपना पक्ष रख कर इस मैटर को क्लोज करा देता हूँ। तो इसके बाद जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में ये बात करते हैं, ये हमारे विक्टिम की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो आप डार्क साइकोलॉजी बोल रहे हैं वो वहीं शुरू होती है। वो इस तरीके से विक्टिम को मैनिपुलेट करते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि उनकी कई बातों को माने और उनको और पैसा अपनी दे। समस्या को समझने लगे उस हाँ, सिचुएशन को। जी, जी। अच्छा सर, देखिए, अब आपको कब अलर्ट हो जाना चाहिए, किस पॉइंट पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि आप समझ जाएं कि ये तो शायद संदिग्ध कॉल है। कई बार होता है आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाता है, या आपको कहा जाता है कि आप ओटीपी शेयर कीजिए, या आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है। तो आपसे किस चीज़ की डिमांड की जाती है कि आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि शायद कुछ ठीक नहीं है? अदिति, जो आप बोल रहे हैं कि जो ओटीपी, बैंक अकाउंट या लिंक हैं, ये दूसरे अलग तरीके के मोडस हैं। लेकिन हमने शुरुआत की थी डिजिटल अरेस्ट पे, तो मैं चाहूँगा पहले डिजिटल अरेस्ट को हम कंप्लीट कर लें, ताकि एक चीज़ हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ आ जाए, फिर उसके बाद हम दूसरे मोडस ऑपरेंडी पे जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही वो आपको बोलते हैं कि आपके कागज़ों का मिसयूज़ हुआ है, और वो एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास आपका कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारे विक्टिम को लगता है कि एज इफ उनके पास हमारी सारी जानकारी है। स्कैमस्टर के पास आपकी कोई जानकारी नहीं होती। 2 चीज़ें होती है, आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम। ये उन्हें कहीं से भी मिल जाता है। लेकिन कई बार आधार कार्ड भी उनके पास नंबर रहता है। बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि आधार कार्ड नंबर उनके पास होता है, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में जब हमने विक्टिम्स को बहुत शांति में, जब इवेंट के 2 महीने 3 महीने बाद जब हम इंक्वायर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आधार कार्ड नंबर भी हमारा विक्टिम ही उन्हें देता है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब आपको कॉल आया और बोला कि हमने ये पार्सल आपका मिला है और इस पार्सल में ड्रग्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, कई फर्जी चीज़ें हैं, तो आप बोलते हो नहीं मेरा तो नहीं है ये, तो वो आपको एक रैंडम 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर बताता है, 24566789, इस तरीके से 12 डिजिट, ये आपका आधार नंबर है। जितने दर्शक यहाँ बैठे, मुझे नहीं लगता किसी को भी अपना आधार नंबर याद होगा। तो आप बोलते नहीं मैं अभी एक बार चेक करता हूँ। फिर जब आप 1-2 मिनट में अपना आधार कार्ड निकाल के चेक करके बताते मेरा तो है 123456789102, तो बोलते मैंने भी यही बताया था, और जो आपने नंबर बताया वो उन्होंने नोट कर लिया। तुरंत उनके पास परफॉर्मा रेडी होता है और एक डिस्पैच स्लिप आपके पास आ जाती है, ये देखिए उसमें आपका नाम है, आपका आधार नंबर है। तो ये एक पहला पॉइंट होता है कि आपको यकीन होता है कि शायद मेरा आधार कार्ड यूज हुआ है। हम आते हैं डार्क साइकोलॉजी वाली बात पे। तो जब
विक्टिम को ये लगता है कि कुछ गलती हो गई है, मैं इस गलती को सुधार सकता हूँ अपना स्टेटमेंट देके, तो उसका कॉल कनेक्ट कर दिया जाता है किसी सीबीआई वाले के पास, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास। तो जब वो अपनी बात बताता है तो वहाँ का जो अगला स्कैमस्टर है जो बात करता है वो थोड़ा प्रोफेशनली आपसे बात करेगा, आपका नाम पूछेगा, आपके परिवार के सदस्य पूछेगा, आपके घर में कौन कौन है, आपके बेटे हैं तो कहाँ पे हैं, बेटे हैं तो बहुएं क्या कर रही हैं, बेटी है तो दामाद जी क्या कर रहे हैं। फिर आप अपनी सारी डिटेल बताते हैं और उनके साथ में वहाँ एनालिस्ट होते हैं, आपकी सारी डिटेल वो लगातार सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, एक आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। लेट सपोज आप समझिए, उन्हें समझ में आता है कि आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, आपके जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो खुद ही फ़ोन काट देंगे। अच्छा। लेकिन जब आप बताते हैं कि मैं फला सैनिक फार्म में रहता हूँ तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि भाई ये पैसे वाले लोग हैं, या जो भी आपका एड्रेस है। फिर आप क्या करते हैं, आप बताएंगे अगर बुजुर्ग हैं कि मैं फला जगह से रिटायर हुआ हूँ, मैं इस जगह था, तो आप अपनी सारी जानकारी खुद दे रहे हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस हो रहा होता है वो फर्स्ट सारा करते हैं। और जो आप बता रहे थे डार्क साइकोलॉजी, वो आती है जब आपके नियर एंड डियर वन की इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। आप अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप अपने ब्रदर सिस्टर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप अपने जो और क्लोज वन है उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप बताते हैं कि ये यूएस में हैं, ये लंदन में हैं, या ये इंडिया में बेंगलोर में हैं, जहाँ पे भी आप बताते हैं। अब ये डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक करते हैं। देखिए, आपके तो ये बैंक अकाउंट हैं, आपने अपने बेटे, मान लीजिए बेटे का नाम कुछ भी रख दीजिए, अनीश के साथ बात की है, अनीश के साथ ट्रांजैक्शन हुए हैं, आपके अपने बहू के साथ भी है, अनाया के साथ भी हैं, तो अब ये इनकी भी अगेंस्ट में वो होगी। नाउ एट दिस पॉइंट व्हेन दे हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू, दे विल से कि ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम इसको जब तक पुख्ता तरीके से जांच नहीं कर लेते तब तक हम आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं। अच्छा। जो आपने सबसे पहला सवाल किया था कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, जी। तो डिजिटल अरेस्ट ये होता है कि आपको एक स्पेस में कन्फाइंड किया जाता है। आप खुद बताते हैं कि मेरा घर है, मेरे फ्लोर में 3 कमरे हैं, ये कमरा मेरा है, इसमें अटैच बाथरूम है, और बोलते हैं आप अब कमरा लॉक करिए, ये फ़ोन है, अपना चार्जर लगाइए, फ़ोन का कैमरा हमेशा ऑन रहेगा, आप हमेशा हमारी निगरानी में रहेंगे। वो आपको बोलेंगे कि आप किसी और को कॉल नहीं कर सकते, हमने आपकी सारी लाइनें बक की हैं, अगर आप किसी को भी कॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जो आपके नियर एंड डियर वन है, हम आपके बेटे को अरेस्ट करवा लेंगे, हम आपकी बहू को अरेस्ट करवा लेंगे। तो आदमी अपने लिए नहीं डरता, आदमी खुद तो अरेस्ट होने के लिए तैयार भी है कि मेरे साथ कुछ हो जाए, लेकिन जब आदमी को ये लगता है कि मेरी गलती की सज़ा मेरे परिवार वालों को मिलेगी, तब वो मजबूर हो जाता है। यहाँ पे डार्क साइकोलॉजी का पार्ट आता है कि दे विल क्रिएट अ एटमॉस्फेयर, अ सिचुएशन इन विच दे विल पुट योर नियर एंड डियर वन एट द रिस्क ऑफ अरेस्ट। इतने बड़े बड़े और पढ़े लिखे लोगों को चीट कर रहे हैं, जिसमें जज भी हैं, एक्स डीजीपी भी रहे हैं, बहुत सारे वो अरेस्ट हुए हैं। तो क्या इनका प्रोफाइल क्या होता है? जो लोग ये चीटिंग करते हैं, क्या वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, या फिर किन इलाकों से आते हैं, किस तरह के लोग होते हैं ये, या देश के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब भी आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें जो डिजिटल अरेस्ट में 2 तरीके से काम हो रहे हैं। एक जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, जो मैंने आपको इतना डिटेल मोडस बताया, ये यूजुअली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, इंडिया के बाहर से हो रहा है। अच्छा। वहाँ से ये कॉल सेंटर ओरिजिनेट होते हैं। कौन कौन से देश हैं वो? मैं उस पर आता हूँ। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें सिंपल से ये होता है कि आपको एक कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा आपका बेटा या बेटी कहाँ है, तो आप बताएंगे कि मेरा बेटा, मान लीजिए आपने नाम बताया बंटी है, तो वहाँ कोई पीछे रोता रहेगा, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। वो बोलेगा कि इसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है, आप क्या चाहते मैं इसे अरेस्ट करूं या करूं, तो वो यूजुअली 20, 25, 50 हज़ार रुपये की चीटिंग होती है और बहुत ही क्रूड वे में होती है। ये इंडिया बेस्ड फ्रॉड है। अभी आपने उत्तर प्रदेश में एक खबर आई थी कि एक बुजुर्ग महिला थी, उनको फ़ोन आया कि उनकी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन में अरेस्ट किया है और जिससे उनको हृदयघात होकर उनकी मौत हो गई। तो वो इंडिया बेस्ड फ्रॉड है। तो ये क्रूड तरीके से करते हैं, अगर आदमी ने माना तुरंत पैसे मांगते हैं। जबकि जो मैं आपको बता रहा था साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बेस्ड, वो कभी क्रूड तरीके से नहीं होता। उसमें वो लंबे समय तक आपको मैनिपुलेट करते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि हम आपके खातों की जांच करेंगे और उन खातों की जांच के बहाने से बोलते हैं अपना सारा पैसा इन गुप्त खातों में ट्रांसफ़र करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। इस तरीके से चीटिंग की जाती है। अब आपके सवाल पे आते कि जो चीटर्स हैं वो कौन हैं। तो
एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। इस ऑर्गेनाइज्ड गिरोह पे कोई सरगना है, वो तो हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा और मतलब किसी कंपनी के सीईओ की तरह जो काम करते हैं, ये लोग तो वेल थॉट वेल प्लान तरीके से करते हैं। उनके नीचे 3-4 मैनेजर होते हैं, वो भी कॉन्स्पिरेसी का बड़ा हिस्सा है। लेकिन वो सारे लोग जो आपके साथ इंटरफेस में, जो आपसे बात कर रहे हैं, जो आपसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक्चुअली दे आर नॉट द स्कैमस्टर, दे देमसेल्फ आर द विक्टिम्स। जो अभी साइबर स्लेवरी एक टर्म है, उसमें क्या होता है कि ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, हर देश में हो रहा है। तो हर देश में युवाओं को वो प्रेरित करते हैं कि विदेश में आपको हम अच्छे पैसे दिलवा के जॉब लगाएंगे। उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। उसके लिए आपकी पास 2 चीज़ें स्किल्स ये मांगते हैं कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको बात करनी आनी चाहिए, एक अंग्रेजी में बात करनी आनी चाहिए और एक आपकी जो डोमेस्टिक डायलेक्ट है, लोकल डायलेक्ट है। अगर आप राजस्थान वालों को चीट करना है तो आपकी डायलेक्ट हिंदी तरीके की होनी चाहिए। आपको तमिलियन को चीट करना है तो आपको तमिल आनी चाहिए। तो 2 लैंग्वेज आप आनी चाहिए, अंग्रेजी और एक लोकल लैंग्वेज। और दूसरा आपको कंप्यूटर पे बेसिक डाटा जो फाइल करना है, फिल करना है, वो आना चाहिए। इसके लिए वो आपको $1000 से लेके $1500 पर मंथ का लालच देते हैं और यहाँ से आपको बाहर ले जाते हैं। वहाँ पे आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सिर्फ 2 ही चीज़ चेक करेंगे कि बेसिक कंप्यूटर में आपकी प्रोफेंसी है या नहीं है, और आपको ये जो डायलेक्ट हैं दोनों, जितनी उन्हें ज़रूरत है उतनी आती है नहीं। फिर आपसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भराया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको स्कैम कंपाउंड में अंदर ले जाते हैं। और उसमें अगर आप उनके कहे अनुसार जो कि चीट करने का काम है करते रहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो वो पैसा प्रॉमिस करते हैं वो पैसा आपको देते हैं, 1 साल के बाद आपको छोड़ देते हैं। अगर आप उनको सहयोग नहीं करते तो इनको भी फिर बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो आपको चीट कर रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं और वो खुद भी किसी दूसरे क्राइम के विक्टिम है। फिलहाल बात कर रहे हैं हम डिजिटल अरेस्ट की। इसके ऊपर हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। अच्छा सर, देखिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे दर्शक भी बैठे हैं, इनके भी अपने अपने अनुभव रहे हैं, एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इनमें भी कुछ सवाल हैं। तो आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे ताकि हम सब एक इसमें से कुछ सीख सके तो पूछिए। अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे पैसा जाते हैं तो सर वो पैसा वापस लेने का क्या प्रोसेस होता है? मतलब उसका कोई प्रोसेस होता है कि हम उसे कैसे वापस ले सकते हैं? बेसिकली इन्वेस्टिगेशन किस तरह से जो कैरी आप आउट होता है? कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो उसके बाद अब क्या करें कि आपका पैसा वापस मिल जाए। तो जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपके साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड हो गया है तो आपको 1930, ये एक टोल फ्री नंबर है, इस पे तुरंत कॉल करना है। 1930 पे आपसे बेसिक आपकी जानकारी मांगी जाएगी, नाम और एड्रेस। उसके बाद आपसे जो ट्रांजैक्शन आपने किए हैं उनकी डिटेल मांगी जाएगी, तो आप वो ट्रांजैक्शन की डिटेल रख लें। अगर आपके पास पूरी डिटेल नहीं है तो भी आप फ़ोन करें, आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है। जो भी आप डिटेल उनको आधी या जैसी भी डिटेल बताएंगे उसके आधार पे आपकी कंप्लेंट दर्ज करके आपके नंबर पे मैसेज आएगा, एक लिंक रहेगा। वो लिंक 24 घंटे तक एक्टिव रहता है ताकि आप अपनी जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं उन्हें अपडेट कर दें। और जैसे ही आपने उसमें ट्रांजैक्शन डिटेल डालते हैं तो वहाँ से आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन का एरिया ये रहेगा जो आपने अपना एड्रेस बताया है, वही पुलिस स्टेशन। मान लीजिए आप दिल्ली में रहती हैं और आपके साथ चीटिंग, मान लीजिए आप जब बॉम्बे ट्रिप पे गए तब आपके साथ हुई, लेकिन चूंकि आपका एड्रेस दिल्ली का है तो आपका जो कंप्लेंट है, आपकी जो केस है वो दिल्ली में दर्ज होगा, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपके घर का उसके साइबर पुलिस स्टेशन में। और जल्दी से जल्दी बताइए, जैसे ही आप 1930 में अपनी कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से जो आपने अपने ट्रांजैक्शन डिटेल बताई है उसके आधार पे कंसर्न बैंक को मैसेज चला जाता है, इंटीग्रेटेड सेंटर है, और वो खाते अपने आप उनमें लीन मार्क होने लगता है, फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में। तो जितनी आप जल्दी बताएंगे, जब तक पैसा हमारे बैंकिंग सिस्टम में है तब तक पैसा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक बार पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकल जाता है फिर वो इन्वेस्टिगेशन करके वो कंसर्न आदमी को पकड़ते हैं, मतलब उसमें डिले होता है। जैसे जैसे टाइम लैग होता जाएगा वैसे वैसे चांसेस पैसे मिलने के
कम है। ये एक और चीज़ 1930 के, मान लीजिए किसी कारणवश कई बार ऐसा होता है कि आपको 1930 काम नहीं करता है, तो एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। आप इस पे भी उसी तरीके का फॉर्म आता है, आप अपने खुद ही इस पे फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, फिर वो चीज़ आपकी लीन मार्किंग और कंसर्न पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगी। 2 तरीके हैं, 1930 www.cybercrime.gov.in, दोनों नहीं हो रहे आप 112 पे कॉल करिए, उस पे भी होगा। तीनों नहीं हो रहे तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके आप बताइए। मैटर को रिपोर्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी उतना बेहतर। जी अगला सवाल लेते हैं जी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बोला कि वो लोग पता लगा लेते हैं कि कैसे किसका नाम क्या है। जैसे कि सर मुझे कुछ दिन पहले ही कॉल आया था जिसमें ये बोला कि हेलो स्नेहा सिंह से मेरी बात हो रही है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि उन्हें, जैसे कि मेरा नंबर भी मेरे नाम से रजिस्टर नहीं है, फिर भी उन्हें कैसे पता चल गया कि हाँ आखिर मेरा नाम है, ये नंबर मेरा है, उन्हें कैसे पता चला सर? देखिए स्नेहा जी, आपका नंबर आपके नाम से नहीं होगा, लेकिन एक ट्रू कॉलर ऐप है और ऐसे कई ऐप हैं। कई ऐसे भी होते, कई लोग ऐसे भी होते जिनके पास ट्रू कॉलर भी नहीं है, फिर भी उनका नाम नहीं, सही मैं पता अभी आ रहा हूँ। एक तो इस तरीके के ऐप हैं, दूसरा हम लोग जाके कई जगह डिजिटल फुटप्रिंट अपने छोड़ते हैं। लेट सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए, मैकडोनल्ड्स में गए या चायोज में गए, तो वहाँ आप क्या करेंगे, आप एक ऑर्डर करेंगे, अपना बिल पे करेंगे, आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा और आपका नाम बताएंगे, फिर थोड़ी देर में कोई आपका नाम कॉल करेगा, आपका ऑर्डर देगा। इसके अलावा आप शॉपिंग करते हैं, हर शॉपिंग में आप किसी भी जगह जाके जहां आप शॉपिंग करते हैं वहां पे आप अपना नाम बताते हैं, अपना नंबर देते हैं। ऐसे असंख्य जगह हैं, क्योंकि मोबाइल हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप साइबर मामलों को देखते हैं, एक्यूज पकड़ते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको ही कोई कॉल आया हो या आप कभी साइबर ठगी के शिकार हुए हो? नहीं, हमें भी कई बार ये इस तरीके के जो कॉल हैं वो आते हैं, तो कई बार तो हमने उन्हें खुद बोला है कि नहीं, एंटरटेन करके बोला है, भाई मैं खुद साइबर एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है आपको ज़बरदस्ती वहाँ स्कैम कैंपस में रखा गया है, अगर आपको वापस आना है तो आप अपनी डिटेल मेरे नंबर पे शेयर करिए। तो एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो सामने वाला बंदा उसने कहा सर आप ये सब बात मत करिए, हमारी कॉल रिकॉर्ड होती हैं। है ना, तो वी नो कि जो कॉल कर रहा है वो भी विक्टिम है। हम इसके बारे में एक बार दोबारा से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को इसको लेकर जागरूक करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है और आप सभी अलर्ट रहेंगे। फिलहाल एनडीटीवी इंडिया पर मेरे और मुकेश के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।